औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 20 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री के। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका जनरल फार्मूला COOH आखिर में आ रहा होता है। और जिसके भी आखिर में COOH आ जाए या किसी भी कंपाउंड के अंदर ये मौजूद हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। और साथ इसके RCOOH। अब R ये कोई भी अल्काइल ग्रुप है, जैसे एक कार्बन वाला अगर हो तो ये एसिटिक एसिड बन जाता है CH3COOH। तो अब इसमें दो कार्बन आ इसे कहा जाता है इथेनोइक एसिड, यानी इसकी इथेन, क्योंकि दो कार्बन वाले को हम इथेन कहते हैं, दो कार्बन वाले को, और दो कार्बन वाले को इथेन कहते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड आगे ये जो लगा हुआ है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसलिए हमने इथेन का ई हटा देना है और OIC ऐड कर देना है और आगे एसिड इथेनोइक एसिड बन जाएगा। इसी तरीके से अगर एक कार्बन वाला अगर है HCOOH तो मिथेनोइक एसिड। इसी तरीके से दो कार्बन वाला इथेनोइक एसिड। इसी तरीके से अगर तीन कार्बन वाले CH3CH2COOH तीन कार्बन वाले तो इसे कहा जाएगा प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड यानी प्रोपेन, और आगे ओइक एसिड OIC एसिड लगा देना। प्रोपेन क्योंकि अल्केन है, अल्केन का आप लोगों ने ई हटा देना और ई हटाकर OIC एसिड आगे ऐड कर देना। इसी तरीके से चार कार्बन वाला है CH3CH2CH2COOH तो उसे कहा जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। इसी तरीके से अगर कोई पांच कार्बन वाला है तो CH3CH2CH2CH2COOH पांच कार्बन वाले तो पेंटेन, पेंटेन का आगे ई हटा के पेंटानोइक एसिड बन जाएगा, पेंटानोइक एसिड। तो इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइमराइजेशन भी होती है, यानी दो OH की बॉन्डिंग होती है COOH, यानी दो COOH आपस में मिल जाते हैं और OH की आपस में बॉन्डिंग होती है तो ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमराइजेशन इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद आगे का ये इसका है ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन द फंक्शनल ग्रुप CnH2n+1 COOH, यानी इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो ये होता है CnH2n+1 CnH2n+1 आगे COOH, यानी फर्ज कर जैसे कि हमने भी ये पढ़ा CH3CH2COOH। अब इसमें तीन कार्बन अगर n की वैल्यू 3 ले दें, क्योंकि तीन कार्बन है, 3 n की जगह 3+1 तो आगे COOH C3H6 और COOH। तो इसका देखा जाए तो तीन ही कार्बन है, C3 हो गया, उसके बाद 7 हाइड्रोजन है CH3 CnH in the molecule 2n+1 2n2 3 से 6+1। अब आगे CH इसमें चार कार्बन वाला ये हो गया, बेसिकली ये वाला है, क्योंकि हम आगे COOH इन्होंने अलग ऐड किया है, डायरेक्ट नहीं है। उसके बाद C3 तीन कार्बन ये हो गए C3 और आगे H6 ये वाले हो गए, दो तीन ये दो 5 और दो 6, एक ये वाला 7 हो गया, 2 3 6 और एक +1 ऐड कर देना तो 7 हो गया। 7 हाइड्रोजन है, तीन ये वाले हाइड्रोजन, तीन अगले कार्बन के, दो अगले कार्बन के, दो से अगले कार्बन के, 7 हाइड्रोजन ये हो गए और आगे COOH अटैच हुआ है। तो ये ब्यूटानोइक एसिड का ये फार्मूला C3H7COOH, यानी CnH2n+1 COOH, ये इसका फार्मूला होता है। Aliphatic carboxylic acid have the carboxyl group attached with an open chain of carbon atoms. They may be represented by general formula। ये मैं बता चुका हूँ कि RCOOH इसका ये जो है RCOOH ये इसका जनरल फार्मूला होता है, जनरल स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है RCOOH। उसके बाद एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैव कार्बोक्सिल ग्रुप विद फिनाइल और एराइल ग्रुप, यानी एरोमेटिक जो है कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जैसे कि जिसके साथ बेंजीन कहा जाता है इसको कहा जाता है बेंजोइक एसिड। अब इसके साथ भी COOH जुड़ा हुआ है। अब ये बेंजीन के साथ एराइल कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कहा जाता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बेंजीन्स होती हैं, ये एरीन्स होती हैं, इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है तो इसे कहा जाता है बेंजोइक एसिड। तो इसी तरीके से आगे कहा जाता है, ये उन्होंने एक नोमेनक्लेचर की एक बात बताई हुई है, जैसे कि ये हमने कुछ नोमेनक्लेचर तो ये पढ़ा कि जैसे कि ये इसी तरीके से अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली जो कार्बन होती है उस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो भी चीज़ जुड़ी हुई होती है
उसको RCH3 फर्क करो, ये CH3 है, उसके बाद CH2 अब ये एक फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ वाली जो कार्बन होगी उसे अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उन्हें अल्फा हाइड्रोजन, इसके साथ वाली को बीटा कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उन्हें बीटा हाइड्रोजन। उसके बाद इसके साथ वाली कार्बन को अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उन्हें गैमा हाइड्रोजन कहा जाता है। The position of their with chain indicating the IUPAC system from the name of the alkane which contain the same number of carbon E is drop and OIC। ये वही चीज़ आगे अगले पैराग्राफ में ये लिखा है कि जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि अल्केन का ई हटाकर और आगे OIC एसिड लगा देना। अब 2 कार्बन वाले को इथेन कहते हैं तो उसके कार्बोक्सिलिक एसिड को इथेनोइक एसिड, इसी तरीके से एसिटिक एसिड भी इसे कहा जाता है, विनीगर जो कि सिरके के अंदर मौजूद होता है। इसी तरीके से CH3 3 कार्बन वाले को प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन वाले को ब्यूटानोइक एसिड। इसी तरीके से एक ये होता है COOH और COOH, इससे कहा जाता है ऑक्सैलिक एसिड, जो इसका कॉमन नेम होता है, यानी 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड इकट्ठे हैं। इसी तरीके से COOH CH2 COOH, इसको कहा जाता है मैलिक एसिड या मेलोनिक एसिड इसे कहा जाता है, या मैलिक एसिड कहा जाता है। या इसको मैलिक एसिड कहा जाता है या मेलोनिक एसिड कहा जाता है। इसी तरीके से अगर 2 CH2 जुड़े हुए हों, ये बहरहाल इसका नाम M से शुरू होता है, या मेलोनिक एसिड या मैलिक एसिड। इसी तरीके से अगर 2 CH2 हों इस और साथ ये COOH, तो इसे कहा जाता है सक्सिनिक एसिड। इसी तरीके से अगर 3 जुड़े हों CH2 COOH और इस साइड पे भी COOH, तो ग्लूटारिक एसिड। इसी तरीके से अगर 4 CH2 दरम्यान में मौजूद हो, CH2 इस साइड में भी COOH हो, इस साइड में भी COOH हो, तो इसे कहा जाता है एडिपिक एसिड। तो इसको याद रखने का ये तरीका, यानी जिसके साथ ए हो M से शुरू हो रहा है, M मस्गा, MSGA मस्गा, इस हिसाब से आप लोग याद रख सकते हैं कि जिसके साथ ए को मेलोनिक एसिड या मैलिक एसिड, इन दोनों में से कोई एक होता है ऐसे। अगर दूसरा जो है ये सक्सिनिक एसिड, उसके बाद अगर 3 CH2 आ जाए ग्लूटारिक एसिड, 4 CH2 आ जाए तो एडिपिक एसिड। और द कार्बन एटम ऑफ द कार्बन चेन कंटेनिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर नंबर 2 इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ अदर ग्रुप अटैच्ड विद द कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड द गिवन वन। यानी जिस जो भी नेम होगा जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद होगा, उसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है उसको नंबर 1 पोजीशन दी जाएगी नोमेनक्लेचर में। जब नंबरिंग करेंगे तो क्योंकि सारों से पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जाती है, तो उसमें पहले कार्बन को जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद होता है उसमें उसको नंबर 1 कहेंगे, उसके साथ वाली को नंबर 2, उसके साथ वाली को नंबर 3। द फार्मिक एसिड, एक कार्बन वाली को फार्मिक एसिड कहा जाएंगे, या मेथनोइक एसिड। 2 कार्बन वाले को मैं बता चुका हूँ प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरीके से 4 वाले को ब्यूटानोइक एसिड या ब्यूटेरिक एसिड भी कहा जाता है। इसी तरीके से आगे आ जाते हैं वैलेरिक एसिड। पेंटानोइक एसिड को वैलेरिक एसिड भी कहा जाता है। यानी ये आम तो वैसे तो आप लोगों को याद है, जैसे कि आम आईयूपैक नेम जो होते हैं पेंटानोइक एसिड, क्योंकि पेंटेन से निकले 5 कार्बन वाले तो पेंटानोइक एसिड। लेकिन ये भी MCQs में पूछा जा सकता है कि वैलेरिक एसिड किसको कहा जाता है। वैलेरिक एसिड इसका कॉमन नेम होता है, उसको वैलेरिक एसिड। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि वैलेरिक एसिड पेंटानोइक एसिड ये एक ही चीज़ है। इसी तरीके से ब्यूटेरिक एसिड या ब्यूटानोइक एसिड ये भी एक ही चीज़ है। तो जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, तो एक चीज़ देखने में आ रही है कि जो बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है वो इंक्रीज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट्स भी बढ़ रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लासिफिकेशन जो है वो मोनो, डाई और पॉली है। जैसे कि अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो, जैसे कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, जैसे मैंने सालों से पहले ये शेप बनाई थी, बेंजीन के साथ अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है तो उसको कहा जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजीन के साथ क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, इसे कहा जाता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से अगर 2 हों तो थैलिक एसिड कहा जाता है। अगर इसी के साथ 2 हों, ऑर्थो पे एक और बेंजोइक एसिड लगे, एक तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये जुड़ा है, इधर ये एक और कार्बोक्सिलिक एसिड लगे, जैसे कहा जाता है थैलिक एसिड। यानी अगर P साइलेंट कर दें, H साइलेंट कर दें तो थैलिक एसिड, PH
THA थैलिक एसिड, PH अगर साइलेंट करते हैं, वैसे थैलिक एसिड PHTHALIC थैलिक एसिड। और ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल है। इसी तरीके से मेलोनिक एसिड जो कि मैं आप लोगों को कह रहा था कि जिसमें एक कार्बन होता है, इसको मेलोनिक एसिड कहा जाता है। मेलोनिक एसिड, मैलिक एसिड नहीं, मेलोनिक एसिड। इसी तरीके से दो वाले, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, दो वाले को सक्सिनिक एसिड, 3 आ जाए ग्लूटारिक एसिड, 4 आ जाए एडिपिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती हैं। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन या रिएक्शन जो होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, जो उनके रिएक्शन या उनकी रिएक्टिविटी होती है वो उनके बॉन्ड्स के ऊपर डिपेंड करती है। यानी बॉन्ड्स उनके जो दरमियान होते हैं वो बताते हैं कि ये इसकी रिएक्टिविटी, जैसे आपने अल्कोहल में पढ़ा था कि अल्कोहल का ये वाला स्ट्रक्चर होता है CH3 और OH। फिर हमने कहा था इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो या तो कार्बन ऑक्सीजन की क्लीवेज की वजह से होगी, या तो फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की क्लीवेज, बॉन्ड की क्लीवेज की वजह से होगी। तो इसी तरीके से ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनकी भी अगर देखा जाए तो CH3 CH2 CH3 CH2 COO और O और H। यानी आम अगर बात की जाए CH3 इधर से एक कार्बन कम कर देते हैं ताकि आसान हो समझने में, यानी CH3 COOH। अब इसमें भी दो बॉन्ड आ रहे हैं, या तो एक तो कार्बोनल जो बॉन्ड है ये भी इसकी रिएक्टिविटी को बताएगा, और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की भी क्लीवेज हो सकती है। अब इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज भी हो सकती है, उसके बाद OH बॉन्ड की भी क्लीवेज हो सकती है। जैसे कि एक आइसोटोपिक लेबलिंग होती है रिएक्शन मैकेनिज्म में, ये बात स्टेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस किया जाता है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH ये क्या बनाते हैं, एक एस्टर बना देते हैं RCOOR एस्टर, और वाटर बना देते हैं। ऐसे यानी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर एस्टर और वाटर बनाते हैं। और इसे चेन लेंथनिंग रिएक्शन भी है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन भी है, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे में कन्वर्ट हो गया। इधर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलके इन्होंने एस्टर और वाटर बना दिए। अब इसमें वो ये देखते हैं कि अब ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन कौन सा ऑक्सीजन इधर गया होगा एस्टर में। तो उन्होंने ये बात देखी है और उन्होंने कहा है कि ये जो OR का जो बॉन्ड है ये पूरा जो है ये पूरे का पूरा हट के इधर चला जाता है, और ये वाला जो वाटर होता है ये वाला इस तरह होता है। ये बात उन्होंने इस तरीके से निकाली है, यानी जब उन्होंने ऑक्सीजन को, यानी इसको आइसोटोपिक लेबलिंग का ऐसे कहा जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। यानी एक ऑक्सीजन को वो वैसे ऑक्सीजन का जो प्रोटॉन नंबर होता है वो 8 होता है और न्यूट्रॉन नंबर भी 8 होता है, तो टोटल 16 होता है मैथ। लेकिन ये 18 वाला जिसमें न्यूट्रॉन नंबर जो होते हैं ऑक्सीजन के वो तकरीबन 10 होते हैं, और प्रोटॉन नंबर जो होते हैं ऑक्सीजन के, जो प्रोटॉन नंबर है वो होता है 8 और न्यूट्रॉन नंबर 10 होता है। तो उस ऑक्सीजन को, अल्कोहल वाले ऑक्सीजन को वो O18 की लेबलिंग कर देते हैं। तो वो देखते हैं कि जो ऑक्सीजन, अल्कोहल वाला ऑक्सीजन है वो OR बॉन्ड है जो पूरा शिफ्ट हुआ, क्योंकि अल्कोक्साइड आयन ये पूरा, यानी कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड की क्लीवेज की वजह से ये वाला रिएक्शन देते हैं। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका H, सिर्फ H नहीं जाता, उसका OH इकट्ठा जाता है वाटर में। तो ये चीज़ इस तरीके से पता चल जाता है कि ये वाला जो एस्टर बनना है इसमें ऑक्सीजन जो है वो अल्कोहल वाला गया था। तो इसे कहा जाता है आइसोटोपिक लेबलिंग। ये रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस की जाती है ये बातें, यानी कौन सा ऑक्सीजन इसमें आया हुआ होगा। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव पोलर नेचर है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का भी पोलर नेचर है, क्योंकि जारी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 के करीब है। तो जारी बात है 0.5 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये भी पोलर है। उसके बाद कार्बोनल बॉन्ड है, ये भी पोलर है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो दोनों पोलर है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी पोलर पोलैरिटी क्रिएट कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन भी पोलैरिटी क्रिएट कर रहा है। तो इसी तरीके से ये कहा जाता है कि ये जो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है, यानी एक तो CH3COOH है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, या ये वाला CF3COOH। तो वो कहते हैं कि ये वाला जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वाला जो है, क्योंकि ये इधर से भी फ्लोरीन खींच रहा होगा, ये भी फ्लोरीन खींच रहा होगा, ये भी फ्लोरीन खींच रहा होगा। तो इस वजह से ये वाला जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड जो होता है। उसके बाद कहते हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सॉलिबिलिटी जो होती है इनकी एक्वस मीडियम में वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़री बात है पोलर, आप लोगों को पता है कि पोलर के अंदर डिजॉल्व करते हैं और नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व करते हैं। अब इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे हमने पढ़ा था कि जो मेथनॉल होता है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, वाटर के अंदर ये सॉल्युबल है, क्योंकि दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों पोलर हैं, दोनों बोथ आर पोलर, दोनों
बोथ हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दोनों आपस में डिजॉल्व सॉल्युबल होते हैं, डिजॉल्व कर जाते हैं, यानी सॉल्युबल होते हैं। तो अब ये जो एसिटिक एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें अब कार्बोनल का भी बॉन्ड पोलर है, उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड पोलर है, इसलिए ये पानी के अंदर डिजॉल्व कर जाता है। इसीलिए ये जो सिरका होता है ये भी वाटर के अंदर डिजॉल्व कर जाता है, ये भी क्योंकि एसिटिक एसिड है सिरका, तो ये भी सॉल्युबल होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड डाइमर्स इन गैस फेज और डाइमर्स और एग्रीगेट एंड प्योर लिक्विड, यानी इनकी डाइमराइजेशन भी होती है, ये आपस में डाइमर्स वगैरह बना देते हैं, दो आपस में कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाते हैं। अगर इसी को खोल के लिखा जाए CH3COO और H, इसी तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर अगर कहीं नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इस तरीके से ये डाइमर्स वगैरह बना देते हैं, आपस में दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, CH3COO और H, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, यानी जो इनका पार्शियल पॉजिटिव वाला है वो पार्शियल नेगेटिव वाले के साथ मिल जाता है, और पार्शियल नेगेटिव वाला जो है ये पार्शियल पॉजिटिव वाले के साथ मिल जाता है। तो इस हिसाब से ये इनकी डाइमराइजेशन वगैरह बन जाती है, और उसके बाद यानी ये आपस में दो इकट्ठे मिल जाते हैं, इसलिए डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड इकट्ठे। इसी तरीके से स्ट्रक्चर इनका COOH यूनिट इज प्लेनर होता है एंड कंसिस्टेंट विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है COOH की वो sp2 होती है, क्योंकि एक sp2 जैसे हमने पढ़ा था कि जो मीथेन होता है, जब कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए होते हैं, जिससे जैसे कि अल्केन हो गया, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसी तरीके से अल्कीन में sp2 होती है, और अल्काइन में जिसमें कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसमें वो कह रहे हैं COOH, क्योंकि ये जैसे कि बेंजीन होता है, इसमें अब कार्बन एज इधर डबल बॉन्ड आ गए, इस वजह से ये sp2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है COOH में इस कार्बन की, वो sp2 होती है, यानी एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलके 3 नए sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना देते हैं, जिनकी एनर्जी जो होती है वो पेरेंट जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनसे डिफरेंट होती है। तो कंसिस्टेंट विद sp2 एंड रेजोनेंस इंटरेक्शन ऑफ द लोन पेयर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड पाई सिस्टम ऑफ द कार्बन एसिडिटी। कार्बन जैसे मैं आप लोगों को अभी बताया था मैंने कि क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एसिडिटी होती है वो बढ़ जाती है जब कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच किया जाए, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। इसी तरीके से ऊपर से नीचे जब जाते जाओ, जैसे जैसे पी के कम होती जाती है, एसिडिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। अब सिंपल उन्होंने बनाए हुए, वो कहते हैं कि जैसे कि ये है CH3 ट्राइफ्लोर, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है। एसिड वो होते हैं जो कि एसिड के 3 कॉन्सेप्ट बने थे, एक आर्नियस था, एक ब्रोंसस्टेट बेस लोरी था, और एक लुविस था। लुविस तो कहता था इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्टर होता है वो एसिड होता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होता है वो बेस होता है। इसी तरीके से जो आर्नियस था वो कहता है जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर दे वो एसिड होता है, जो OH प्रोड्यूस कर दे वो बेस होता है। जो दरमियान में आता है ब्रोंसस्टेट, वो कहता था कि जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन डोनर होता है वो एसिड होता है। इसी तरीके से जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो बेस होता है। तो अब इसमें जैसे जैसे कि अरेनियस का अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो अब वो यही कहता है कि H पॉजिटिव आयन जो दे दे वो एसिड होता है। तो इसमें एसिडिटी स्ट्रांग किसकी होगी, जैसे जैसे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब हम स्टार लगाएंगे तो वो अपनी तरफ खींचेंगे, जब अपनी तरफ खींचेंगे तो इसकी बेस वगैरह स्टेबल होगी, और यानी वो H पॉजिटिव आयन को लीव कर देगा, क्योंकि इधर से पीछे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हो रही होगी। ये इधर से खींच रहा होगा ऑक्सीजन, और इधर से हाइड्रोजन, अगर इसको भी खोल कर लिखें तो इधर से ऑक्सीजन इसे खींच रहा होगा। और ये जो बेस जो होती है जितनी ज़्यादा स्टेबल बनेगी वो उतना ज़्यादा गुड एसिड होगा। फर्ज करें ये CH3 है, अब इन्होंने पहले दिया है एथेनोइक एसिड CH3 CH2 और COOH। ये जब इधर से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बॉन्ड टूटेगा तो इसने इधर से क्या बनना है CH3 CH2 COO, और इधर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब ये जो बनेगा ये क्या है, बेसिकली ये एक ये एसिड है, तो इससे जो बन रही है ये कॉन्जुगेट बेस से कहा जाता है, कॉन्जुगेट बेस। और ये अगर स्टेबल होगी, जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतना ज़्यादा वो गुड एसिड बनेगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन को अपने पास आने नहीं देगा। क्योंकि अगर ये स्टेबल होगी तो सारी बात है, जो जितनी ज़्यादा स्टेबल होती है वो कम रिएक्टिव होती है। वो अगर कम रिएक्टिव होगी तो हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाएगी नहीं, और क्योंकि इसने हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर दिया तो ये गुड एसिड है होगा इस किस्म का। तो अब उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसके बाद उन्होंने लिखा है प्रोपेनोइक एसिड, उसकी अब जो है वो pKa ज़्यादा है, यानी उसकी एसिडिटी कम है। जैसे जैसे इधर से इस साइड से बढ़ता जाता है, इस साइड से कार्बोनिल बढ़ेंगे, क्योंकि सारी बात है डोनेटिंग ग्रुप बढ़ जाएंगे CH2 COOH,
इधर भी एक और कार्बन लगा है। एसिडिटी यानी जितनी ज्यादा पीके ज्यादा होगी एसिडिटी, जितनी पीके कम होगी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी, और जितनी पीके ज्यादा होगी एसिडिटी उतनी कम होगी। अब ये जो इसमें प्रोपेनोइक एसिड है उसकी पीके क्योंकि ज्यादा है इसीलिए ये कम एसिड है। अब ये जो है ये कम एसिड है क्योंकि ये जो है पीछे डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए, मिथाइल एक डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, ये अब इधर से डोनेट कर रहे हैं, ये डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है इसलिए ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, प्लस H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये कम एसिड है प्रोपेनोइक एसिड क्योंकि इसकी पीके वैल्यू ज्यादा है। अब लेकिन वो कहता है कि फ्लोराइथेनोइक एसिड CH2FCOOH CH2FCOOH, अब वो कहता है कि ये जो है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो इधर से इंडक्टिव इफेक्ट या जिसे कहा जाता है, इधर से ये वाला कार्बन भी इससे अपनी तरफ खींचेगा, इधर से ये भी खींचेगा, और इधर से ये हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा CF2CH2 और ये COOH नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव है। तो वो कहता है कि ये जो है CH2 इसकी पीके जो है ये 2.6 है, पीके कम है तो इसका मतलब है ये ज्यादा बेहतर एसिड है क्योंकि पीछे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट लागे, जब पीछे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट लागे तो वो सारी बात है खींचेगा अपनी तरफ खींचेगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक हो जाएगा, इधर से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज होगी, हाइड्रोजन लीव कर देगा और ये गुड एसिड बन जाएगा। इसी तरीके से अगर एक और ये हाइड्रोजन निकाल के एक और फ्लोरीन लगा दें एसिडिटी और बढ़ जाएगी, ये निकाल के एक और फ्लोरीन लगा दें एसिडिटी और बढ़ जाएगी, और बिल्कुल यही वजह है जिसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे कि जिसे कहा जाता है कि CH4 अगर मीथेन जो है CH4 उसमें से अगर हम उसका रिएक्शन करवाएं CH4 का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बेस के साथ, तो इस तरह नहीं होता कि ये हाइड्रोजन इधर से आके अटैक करेगा और ये इधर से लीव करेगा, इधर से कोई रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन, क्योंकि ये वाला बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का टूटता ही नहीं है क्योंकि ये पोलर नहीं होता, इसीलिए यहाँ के। और जबकि अगर ये नॉन पोलर है क्योंकि नॉन पोलर है, अब इस नॉन पोलर के अंदर क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, अब लेकिन जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलर से बना देंगे नॉन पोलर को, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इधर लगा दें, इधर से क्लोरीन खींचेगा, इधर से भी क्लोरीन खींचेगा, इधर से भी क्लोरीन खींचेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.16 है या 3.4 है यानी ज्यादा है, और कार्बन की तो सिर्फ 2.5 है, तो इधर से ये खींचेगा क्लोरीन अपनी तरफ, जो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन है। अब जैसे कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में पढ़ा था, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में इस CH4 का हमने CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, तो ये पोलर होते हैं। अब जब हाइड्रोजन इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज क्रिएट हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि चारों पीछे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे। अब लेकिन OH जब आएगी, बेस आएगी, वो हाइड्रोजन को अटैक मारेगी तो कार्बेनाइन बन जाएगा, कार्बेनाइन। और ये क्या होता है, ये एक इंटरमीडिएट होता है, जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं उसमें ये पड़े जाते हैं क्लोरीन, अब ये कार्बेनाइन बन जाता है, फिर ये आगे फर्दर रिएक्शन वगैरह काम आता है। तो इधर से ये रिएक्शन अब हो सकता है, इधर से वाटर बन जाएगा, OH वाटर बनकर ये लीव कर देगा, ये रिएक्शन हो सकता है, ये वाला रिएक्शन ऊपर वाला नहीं हो सकता। तो ये क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन सोर्स ऑफ एसिड के तौर पर रिएक्ट कर सकता है क्योंकि इसने एसिड प्रोवाइड किया, H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड किए, और ये कार्बेनाइन की भी सोर्स है क्योंकि इसने कार्बेनाइन जनरेट किया। उसके बाद ये जो मुख्तलिफ चीज़ें, अब आगे आ जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होते हैं बट दे आर ओनली वीक एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू HCl। जैसे सारी बात है HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये थोड़े वीक एसिड होते हैं, और उनकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वगैरह भी होती है, ये रेजोनेंस वगैरह भी करते हैं। जैसे कि ये तो अब चलो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया। उसके बाद एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर पढ़ी जाए CH3 और COOH, इसकी जो बेस होती है वो इस तरह होता है, यानी H इधर से लीव कर गया तो ये वाला बॉन्ड इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड टूट के इधर चला जाएगा, तो इस तरीके से इसकी रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस का ये वाला साइन होता है, दोनों साइडों से एरो डाले जाते हैं, H और C, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा, ये आपस में इस तरीके से रेजोनेंस करते रहते हैं। और इन दोनों को जब इकट्ठा लिखना होता है तो इस तरह लिख देते हैं CH3 और C, एक बॉन्ड तो एज इट इज बनाएंगे इधर और दूसरा इस तरीके से बना देते हैं ये वाला चार्ज, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आप लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये इन दोनों के दरमियान रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है, तो ये एक एसीटेट आयन बन जाते हैं जिसे एसीटेट कहा जाता है। एसीटेट क्योंकि 2 कार्बन वाला है, इसी तरीके से 1 कार्बन वाला अगर हो तो फॉर्मेट, 3 कार्बन वाला हो तो प्रोपेनोएट,
तो इस तरीके से अब इसी तरीके से नाइट्रोइथेन इथेनोइक एसिड है, जिसमें उसमें भी नाइट्रो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इसी तरीके से एसिडिटी को बढ़ा देता है। क्लोरोइथेनोइक एसिड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्लोरोइथेनोइक एसिड, क्योंकि तीनों साइडों से क्लोरीन लगा हुआ है। अगर इधर भी यानी क्लोरीन लगा दो, इधर भी क्लोरीन लगा दो, इधर भी क्लोरीन लगा दो, क्लोरोइथेनोइक एसिड। तो वो ज़्यादा बात है, इधर भी क्लोरीन होगा अपनी तरफ खींच रहा है, इधर भी क्लोरीन खींच रहा है, इधर भी क्लोरीन खींच रहा है। तो ये एक हाइड्रोजन गुड एसिड है, बहुत ज़्यादा एसिड है, क्योंकि इसकी पीके बहुत ज़्यादा कम होती है, 0.9 के करीब होती है। अब आगे आ जाती है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर किस तरह किया जाता है, क्योंकि हमने दो चीज़ें पढ़नी होती है जितने भी, जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह हो गए, अल्कोहल फिनोल ईथर, इनमें हमने ये पढ़ा था दो चीज़ें, प्रिपरेशन यानी किस तरीके से ये प्रिपेयर होते हैं और इनकी रिएक्शन रिएक्टिविटी इनकी पढ़ी थी। अब कार्बोनेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स, अब सारों से पहले उन्होंने ग्रिगनार्ड रिएजेंट की कार्बोनेशन बताई है कि इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए जा सकते हैं। प्रिपरेशन कार्बोनेशन ऑफ द ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स, ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स हमने पहले भी पढ़ा था कि ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं और जिसमें अल्काइल ग्रुप है, इसके ऊपर ये एज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि मैग्नीशियम साथ मेटल और मेटल के साथ जो है मेटल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, RMgX प्लस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, इस वजह से जनरेट होती है, सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये पोलर बॉन्ड है, इधर से ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रही होगी, इधर से भी ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रही होगी, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। कार्बन जो होता है एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पर एक्ट करेगी। इधर से ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जो कार्बन है वो कार्बन के ऊपर अटैक मारेगा, डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। तो R कार्बन डबल, तो ये R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और Mg और X आगे जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा, इसकी प्रोटोनेशन होगी, वाटर वगैरह की एडिशन होगी, प्रोटोनेशन वाटर H और H, तो क्या होगा RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और MgX और OH ये अलग सेपरेट हो जाएंगे। तो पहला मेथड तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करने का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेशन यानी ग्रिगनार्ड रिएजेंट की कार्बोनेशन करवा दो या कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा दो। तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट के रिएक्शन में भी लिखा जा सकता है, और जो ये इस किस्म के जो रिएक्शन होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनोमेटालिक का कंपाउंड है जो RMgX होते हैं। इसी तरीके से ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट के रिएक्शन में भी लिखा जा सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में भी लिखा जा सकता है। अब अगला रिएक्शन आ जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, यानी इससे भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किए जा सकते हैं। अल्काइल हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, NaC ट्रिपल बॉन्डेड विद N प्लस RX, ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन। और ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसे कहा जाता है अल्काइल CH3 एक R ग्रुप है अल्काइल हैलाइड, और X जो है ये हैलोजन है, और ये सोडियम साइनाइड है। अब सोडियम पर मेटल होता है, ये मेटल साइनाइड्स है, और ये कार्बन का नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन का नाइट्रोजन के दरमियान, और सोडियम ने अब इधर से क्या हुआ है कि R ने अल्काइल हैलाइड ने सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन की है, और एक ये अल्काइल साइनाइड बन गए, अल्काइल साइनाइड यानी सोडियम NaCl इधर से हट गया और अल्काइल साइनाइड बन गया। अब अल्काइल साइनाइड इसको नाइट्राइल्स कहा जाता है, अल्काइल साइनाइड्स को नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स की जब हाइड्रोलिसिस की जाए HO और H, हाइड्रोलिसिस की जाए नाइट्राइल्स की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। H3O पॉजिटिव हाइड्रोजन है, H3O पॉजिटिव RCOOH, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो जाता है। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, यानी प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने मुख्तलिफ पढ़े थे, K2Cr2O7 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2SO4 H2Cr2O4 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरीके से और कई ऑक्सीडाइजिंग KMnO4 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। इसी तरीके से ये मुख्तलिफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। जिसके पास एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होती है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन होती है, ये दूसरों के अंदर ऑक्सीजन ऐड करवा देते हैं, और जो दूसरों के अंदर ऑक्सीजन ऐड करवा दें उनको वो क्या हो जाते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसलिए लेकिन सवाल कोई लोग ये आगे पूछते हैं कि FeSO4 जो है इसके पास भी तो 4 ऑक्सीजन है, लेकिन ये क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है, कि ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये वाला जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि आयरन जो होता है, आयरन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए,
क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक सीरीज है। 4s2 और 3d, ये बन रहा है 4s2 और 3d6 बन रहा है, 3dx 3d y 3d z 3d x y 3d z स्क्वायर, 3dx 3dy 3dz 3dx y 3dz स्क्वायर। अब इसमें एक तो अगर इसकी खोल कर लिखा जाए तो 4s2 3dx2 1 2 3 4, ये जो होता है ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम खोल कर लिखें इस तरीके से बन जाती है। अब ये 3D ब्लॉक एलिमेंट है, और ये जो होता है 3D में 4s1 और 3d6, इसकी अगर दोबारा मैं खोल कर लिखूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, इधर तक 10 हो गए, 10 इधर तक फिर 10 और 3d6। तो ये अब जो है 3d6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 और 3d6। अब ये एक रूल होता है कि ये जो सारों से जो स्टेबल होता है, फर्ज करो 4s2 और 3d10 जो होगा, क्योंकि डी में 10 आ जाते हैं, एस में क्योंकि 2 आते हैं और डी में 10 आते हैं, तो कहा जाता है कि ये जो फुल होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल, जो पूरा एस में भी फुल हो, कम्प्लीटली फिल हो, और डी भी कम्प्लीटली फिल हो। और जो उससे कम जो होता है हाफ फिल वाला जो होता है एस d5 कह लो, s2 और d5 कह लो, या सिर्फ d5 कह लो, जो हाफ फिल होता है जो हाफ फिल होता है वो उससे कम स्टेबल होता है। हाफ फिल जो कम्प्लीटली फिल होता है वो सारों से ज्यादा स्टेबल होता है, जो हाफ फिल होता है वो उससे कम स्टेबल होता है। और जो पार्शली फिल होता है, पार्शली फिल जैसे 3 भी आ जाता है, d7 भी आ जाता है, d6 भी, d7 भी, जो हाफ फिल होता है, जो पार्शली फिल होता है वो सारों से कम स्टेबल होता है, पार्शली फिल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब ये जो होता है आयरन FeSO4, इसमें मसला ये होता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस वजह से नहीं एक्ट करता क्योंकि ये खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d6 है, तो ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या करता है कि ये +3 तक ऑक्सीडाइज, ये +2 होता है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 4s2 वाले निकाल दो, आखिरी शेल चौथे शेल के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 4s2 निकल गया, 4s2 निकल गया, इसने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दी। लेकिन ये देख 3d6 जो है ये तो स्टेबल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है ये पार्शली जो फिल होते हैं वो सारों से कम स्टेबल होते हैं, और हर चीज चाहती है कि वो अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो ये फिर क्या करता है, ये 6 में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लेगा तो ये +2, अभी ये Fe+2 है, Fe+2, और उसके बाद ये Fe+3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो बाकियों को क्या रिड्यूस करेगा, क्योंकि इसके पहले 3d6 कॉन्फ़िगरेशन थी, इसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए 3d5 कर दी। जब 3d5 पे जाएगा तो +2 से +3 तक हो जाएगी ऑक्सीडेशन, तो ये खुद ही ऑक्सीडाइज हो गया, तो दूसरों को क्या ऑक्सीडाइज करेगा। इस वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन दूसरों को रिड्यूस कर देता है। और जबकि ये जो KMnO4 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये मैं बता रहा था कि अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से अल्कीन की हाइड्रेशन कराओ तो अल्कोहल बन जाते हैं, अल्कोहल से फिर ऑक्सीडेशन की अल्कोहल की ROH, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की RCOOH, अगर हम इधर कहते हैं CH3 CH2OH CH3 COOH, ये एसिटिक अल्कोहल जो है इथेनॉल एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। जब अगर नेसेंट ऑक्सीजन जैसे कभी हमने पढ़ा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अल्कोहल को एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। पहले तो ये करते हैं कि RCH3 COOH RCH, ये पहले अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, RCOH के अंदर, एल्डिहाइड्स के अंदर, ये एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड, इसकी फिर ऑक्सीडेशन होती है। अब इसकी जब ऑक्सीडाइजेशन होती है तो तब ये एल्डिहाइड, इधर भी एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाता है, और ये अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोनिक एसिड बन जाता है। उसके बाद दोबारा वही रिएक्शन है, या तो फिर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कह लो, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से फिर कार्बोनिक एसिड। उसके बाद एक और होता है अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन। अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन जो होती है ये अल्काइल बेंजीन, इसे कहा जाता है टोलुइन, यानी बेंजीन के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। इसकी जब ऑक्सीडेशन की जाती है, नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो कह रहे हैं MnO4 भी, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये क्या होता है, जो मिथाइल ग्रुप होता है ये कार्बोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी साइड चेन, जिसे साइड चेन ऑक्सीडेशन भी कहते हैं।
तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन है। इस सारे मेथड से कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होते हैं, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स करो या अल्कोहल की ग्रेनाड एजेंट की कार्बोनेशन करो या अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करो या अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करो, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट। अब हम इसकी स्टार्ट करने लगे रिएक्टिविटी, यानी इसके रिएक्शंस। अब ये तो हमने प्रिपेयर कर रहे थे, जिसमें प्रोडक्ट साइड में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड था और रिएक्टेंट साइड में कोई और रिएजेंट्स मौजूद थे। अब हम रिएक्टिविटी पढ़ने लगे, जिसमें प्रोडक्ट कोई और कंपाउंड्स जनरेट होंगे और रिएक्टेंट्स में और रिएजेंट्स में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होंगे। जैसे कि अब हम पढ़ने लगे रिएक्टिविटी। अब इसकी रिएक्टिविटी वही है जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताइए कि कार्बोनल फंक्शनल ग्रुप जो है इसकी ये भी प्रेजेंट है इसमें, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है ये भी। तो इसकी दोनों के ऊपर डिपेंड करे, कुछ कार्बोनल की वजह से रिएक्शंस देंगे, कुछ हाइड्रोक्सिल की वजह से रिएक्शन देंगे। द कार्बोक्सिल ग्रुप शो द केमिस्ट्री ऑफ बोथ कार्बोनल एंड द हाइड्रोक्सिल। इन मोस्ट रिएक्शन कार्बोक्सिल ग्रुप इज retained, however the reactivity of these molecule is due to the presence of carbonyl group reactions of, यानी ज्यादातर रिएक्शन जो है ये जिसे हम कहा जाते हैं डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है, यानी एक तो कार्बोनल ग्रुप भी मौजूद है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है। तो ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है जिसकी वजह से रिएक्शन ज्यादा होंगे, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, ज्यादा रिएक्शंस कौन सा देगा, तो वो कार्बोनल की वजह से रिएक्शन ज्यादा होते हैं। इन द प्रेजेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब 3 रिएक्शन वो कह रहे हैं कन्वर्जन टू कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के, ये अपने कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी उसके बाद द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोनल ग्रुप इज इन्वॉल्व। तो इसके जो रिएक्शंस हैं वो 3 वजह से हैं। द रिएक्शंस इन विच द हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप इज इन्वॉल्व साल्ट फॉर्मेशन, यानी और इसी तरीके से द रिएक्शन इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप एज होल। अब वो कह रहे हैं इसके रिएक्शंस 3 किस्म के होते हैं, एक तो RCOOH। अब वो कहते हैं एक किस्म का रिएक्शन तो ये जिसमें ये पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। वो कह रहे हैं दूसरे किस्म के रिएक्शन जो होते हैं वो होते हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, ये वाला। और कहते हैं कुछ किस्म के रिएक्शन वो होते हैं जिसमें इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है, ये वाला। तो इस तरीके से इसके मुख्तलिफ 3 किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक वो जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, एक वो जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है, और एक वो जिसमें पूरे का पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो ये 3 किस्म के रिएक्शन है, तो ये स्टडी करते हैं। सारे से पहले हम पढ़ने लगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग द हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी वो वाले रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में। कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होते हैं मिनरल एसिड जो होते हैं वो HCl वगैरह हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह हो गए। दे फर्निश H व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यानी वो H देते हैं जब पानी के अंदर डिसॉल्व किए जाते हैं। जैसे कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द प्रोटॉन ब्रेक्स अवे एज हाइड्रोनियम आयन, जैसे कि अर्नियस ने भी ये कहा था कि जब आयोनाइजेशन होती है तो जो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता है वो एसिड होता है। फिर लेकिन ब्रांसस्टेट का जो कंसेप्ट आया था वो इसी वजह से आया था, क्योंकि वो कहते हैं कुछ एसिड जो होते हैं उसमें तो जरूरी तो नहीं है कि हर एसिड में OH मौजूद है और हर बेस में OH मौजूद हो। तो ये किस तरीके से पता चलेगा कि वो फिर H पॉजिटिव तो आयोनाइजेशन पे H और OH देगा ही नहीं, क्योंकि जब हर एसिड और हर बेस में H और OH जरूरी नहीं है कि मौजूद हो। तो तब फिर ब्रांसस्टेट का कॉन्सेप्ट आया था, उसने कहा था जो प्रोटॉन डोनर होता है वो भी एसिड होता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो बेस होती है। अब लेकिन वो कह रहा है कि अब आयोनाइजेशन ये तो अर्नियस के मुताबिक ही इसके अंदर क्योंकि H पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं, OH पर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये RCOO नेगेटिव एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो ये एसिड है। और ये जो है ये कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये एक तो ये जिसमें H पॉजिटिव आयन मौजूद है। अब दूसरा इसी में जिसमें अब ये पहले मेथड पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, जिसमें हाइड्रोजन निकली है, जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रही है। फिलहाल ये पहले मेथड पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम हाइड्रोक्सिल वाला इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फिर दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ होल जिसमें आते हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले हाइड्रोजन वाले डिस्कस करें। इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, सिर्फ हाइड्रोजन वाटर की आयोनाइजेशन हुई है, जिस आयोनाइजेशन होता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसमें ये फॉरवर्ड रिएक्शन वाला साइन नहीं आता, ये वाला साइन आता है रिवर्सिबल, यानी इक्विलिब्रियम की स्टेज भी इसमें डेवलप हो जाती है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है।
ये जब इसके अंदर कन्वर्ट होगा ये दोबारा फिर रिएक्शन करके दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी फिर रिएक्शन फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है, रिएक्शन रिवर्स भी मूव कर रहा है, लेकिन और जो इसने रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। और ये इसीलिए कहा जाता है कि ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि सारी बात है फॉरवर्ड भी चाह रहा होता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम में से कहा जाता है, यानी हर वक्त चल ही रहा होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है, एट द सेम टाइम रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब डेवलप हो जाती है फिर रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में जा रहे हैं उसी टाइम प्रोडक्ट के जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टर में कन्वर्ट हो रहे होंगे, तो ओवरऑल फिर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वगैरह चेंज नहीं होती। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद आगे आ जाता है रिएक्शन विद द बेसिस, यानी CH3COOH का बेस के साथ रिएक्शन। NaOH एक बेस है, NaOH जो स्ट्रॉन्ग बेस है, pH 14 होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मुख्तलिफ इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल्स होते हैं उनसे फिर ये NaOH की प्रिपरेशन वगैरह भी की जाती है। तो उसके बाद एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, ये आम बड़ा पढ़ा होगा आप लोगों ने, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन ही जाता है। ये एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर, अब क्या होता है आ जाता है ये एसिटिक एसिड और ये बेस है, और ये सोडियम एसीटेट बना जाती है, CH3COONA सोडियम एसीटेट। इधर से अब वाटर निकल गए, सोडियम एसीटेट, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम एसीटेट और वाटर, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस ने रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बना दिए, और ये इसमें भी हाइड्रोजन आयंस इन्वॉल्व है। अब दूसरा एक और रिएक्शन है, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। इसमें भी क्या होता है कि CH3COOH, इसमें भी हाइड्रोजन आयंस इन्वॉल्व होंगे, प्लस सोडियम कार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन करता है, और ये फिर सोडियम एसीटेट बना देता है, 2CH3COONA, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एक रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसी को खोल कर लिखें CH3, क्योंकि दो मौजूद हैं, तो एक तो दो CH3COON बन जाएंगे, और एक कार्बन डाइऑक्साइड इधर से निकल जाएगी, और एक वाटर रिलीज होगा, यानी वाटर भी में बाई प्रोडक्ट में एक तो ये CH3 मतलब दो है, दो सोडियम है और दो सोडियम है, इसकी जगह पर आके जुड़ जाएंगे, इधर से H रिप्लेस हो जाएंगे। जब H रिप्लेस हो जाएंगे इसकी जगह सोडियम आ जाएंगे, तो पीछे हमारे पास H2CO3 बच गए, और H2CO3 जो है H2CO3, तो उसमें फिर एक वाटर बन गया। इसी को खोल कर लिखें तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये H2CO3 बना देते हैं, और ये भारत इधर H मौजूद था, एसिटिक एसिड दो में। तो ये चीज़ है, इसमें भी हाइड्रोजन आयंस इन्वॉल्व है कि हाइड्रोजन की जगह सोडियम आके जुड़ गया, यानी सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए। अब इसी तरीके से अगर एक हो CH3COOH प्लस बाइकार्बोनेट अगर NaHCO3, तो क्या होगा CH3COONA सोडियम एसीटेट बनेगा, यानी हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया सोडियम से, और H2CO3 फिर वही चीज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन गए। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाते हैं रिएक्शन विद मेटल्स, यानी एसिटिक एसिड मेटल्स के साथ भी रिएक्शन करता है। CH3COOH ये मेटल के साथ रिएक्शन, और ये वही चीज दोबारा बन गई जो ऊपर हम पढ़े, CH3COOH फिर सोडियम एसीटेट बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। फिर उसके बाद ये तो रिएक्शन था जिसमें हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन की एक्टिविटी हो रही है, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी, और हाइड्रोजन की वजह से रिएक्टिविटी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी क्लीवेज की वजह से रिएक्टिविटी डिस्कस की जा रही है। यानी हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, सोडियम आ गया, इधर भी हमने यही पढ़ा, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट हो, या मेटल हो, तो तब यही। अब हम पढ़ने लगे जिसमें दूसरा केस जो हमने पढ़ा था जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है, जिसमें OH की बॉन्ड की क्लीवेज नहीं होगी बल्कि कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड की क्लीवेज होगी। अब इस जगह पर तो OH बॉन्ड की क्लीवेज हो रही थी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड की क्लीवेज हो रही थी, और उसकी वजह से रिएक्टिविटी को डिस्कस किया जा रहा था। अब हम जो पढ़ने लगे उसमें हमने कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड की क्लीवेज को डिस्कस करेंगे, यानी पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्शन करेगा, पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप या रिप्लेस हो जाएगा, या इस तरीके से हम इसकी रिएक्टिविटी पढ़ेंगे। RCOOH, इसमें OH बॉन्ड की पूरी क्लीवेज होगी। इसमें पहले रिएक्शन वो देते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड्स, यानी एसाइल क्लोराइड का बनना, ये हमने पढ़े थे। RCOOH है, इसके अंदर क्या ऐड करें, तो प्रिपरेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड, तो RCOOCl, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह हमने ये लाना है, इसे कहा जाता है एसाइल क्लोराइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये वाला जो है इसे कहा जाता है एसाइल क्लोराइड,
RCOO जो बॉन्ड होता है इसे एसाइल बॉन्ड कहा जाता है। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में जैसे हमने पढ़ा था कि बेंजीन के अंदर हम 7 वो लगा देते, COR ग्रुप लगा देते थे, इसे कहा जाता है एसाइल क्लोराइड। फिर हमें कहते थे ये फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। इसी तरीके से फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बड़ी थी कि बेंजीन के साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा देते, तो ये COR एक एसाइल है और 7 क्लोरीन है तो एसाइल क्लोराइड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह कार्बोक्लोरीन आ गए। इसके अंदर हम क्या ऐड करें, तो यानी दूसरा रिएजेंट जिसे कहा जाता है थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। ये जो होता है ये इसे कार्बोक्सिलिक एसिड को एसाइल के अंदर कन्वर्ट करा देता है, एसाइल क्लोराइड के अंदर। अब दूसरे प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स, दूसरा जो पहला जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन जिससे एसाइल क्लोराइड बन जाता है। अब दूसरा रिएक्शन पढ़ने लगे हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड्स की प्रिपरेशन होगी, यानी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हो COOH एक और COOH RCOOH, अगर इस को मैं इस साइड से पकड़ कर लिखूं तो ज़्यादा आसानी होगी समझने के लिए। RCOOH इसमें क्या होता है, अब एक वाटर इधर से दोनों साइडों में दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, इधर से एक वाटर रिलीज हो जाएगा और ये एक एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा RCOO और एसिटिक एनहाइड्राइड और एक वाटर रिलीज हो जाएगा। तो इसका दूसरा रिएक्शन जो है अभी हमने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो इसमें से एक वाटर रिलीज हो जाता है और एक एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है। अब इसी तरीके से प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स, ये अभी मैंने बताया था, ये मशहूर रिएक्शन है जिसे अभी हमने रिएक्शन मैकेनिज्म जब आइसोटोपिक लेवलिंग मैंने भी पढ़ाई थी, मैंने बताया था एस्टरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल, इसमें भी OH बॉन्ड मैंने कहा था पूरे का पूरा लीव करता है। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज, और ये अब इसमें से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इसे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज भी कहा जाता है। ये रेट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की जाती है। अब इसमें स्टेरिफिकेशन रिएक्शन हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं और एक एस्टर और वाटर रिलीज कर देते हैं, एस्टर और वाटर, इसे स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस कहा जाता है। इसमें भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज हुई है और इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड निकल के वाटर बना दिए और ये O18 अगर अल्कोहल वाला था तो ये अल्कोहल वाला ही O इस जगह पर आया है OR। अब ये 3 रिएक्शन थे एस्टरिफिकेशन। अब जिसे फिशर एस्टरिफिकेशन भी कहा जाता है। एस्टर्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्सिंग द पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड द एप्रोप्रिएट अल्कोहल विद एसिड द इक्विलिब्रियम कैन बी ड्रिवन टू कंप्लीशन विद एक्सेस